नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व है ये अपने संविधान में कहां से कहां तक है। देखो नंबर 1 है भाग 4 में, कहां पे है? भाग 4 में। भाग 4 में कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका उल्लेख है। कहां से कहां तक है? 36 से 51 तक उल्लेख है। ये कहां से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए या आयरलैंड से लिए गए। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है और आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अब आयरलैंड के संविधान वाली कहानी, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में यदि ये पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्व लिए गए, ए 1935, बी आयरलैंड, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं, तो इसमें सी आंसर रहेगा। कारण क्या है? जो नीति निर्देशक तत्व है, यानी नीति निर्देशक तत्वों को अपन क्या कहते हैं? डीपीएसपी, डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यदि आपने पिछली क्लास देखी तो संवैधानिक विकास में मैंने 1935 के अधिनियम में बताया था इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्शन, यानी निर्देशों का उपकरण। जो निर्देशों का उपकरण है उसमें मैंने साथ में ये भी लिखा था डीपीएसपी, कि ये जो निर्देशों का उपकरण है यही अपने संविधान में जाकर क्या बने थे? नीति निर्देशक तत्व है। अब आयरलैंड वाली कहानी है कि उस समय जो 1935 के अधिनियम में जो निर्देशों का उपकरण है, वो निर्देशों का उपकरण ही कहां से लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। इसलिए माना जाता है कि नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? चाहे आयरलैंड आए तो भी सही है, 1935 का अधिनियम आए तो भी सही है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब देखो नीति जो निर्देशक तत्व है, इनकी जो प्रकृति है वो प्रकृति किस प्रकार की है? सकारात्मक है। क्या है? सकारात्मक प्रकृति है। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है? सकारात्मक है। और ध्यान रखना, नीति निर्देशक तत्व है वो सामाजिक, यानी आप ये कह दीजिए कि यानी लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करते हैं। कौन? नीति निर्देशक तत्व। जो नीति निर्देशक तत्व है ये वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व है वो वाद योग्य नहीं है। अब धीरे धीरे अपन एक एक नीति निर्देशक तत्व देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले तो अनुच्छेद 36 में एक बात लिखी हुई है जो मैंने आपको शायद अनुच्छेद 12 में बताई भी थी कि अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि राज्य शब्द को परिभाषित किया गया 12 में या 36 में या दोनों में, तो दोनों में की गई है। ठीक है, फिर भी यदि अलग अलग ऑप्शन आ भी जाए, एक में 12 एक में 36 और दोनों वाला कोई ऑप्शन है, तो आप 12 को वरीयता देंगे। क्यों? उसका कारण है अनुच्छेद 36 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्य शब्द का वही अर्थ होगा जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में है। राज्य शब्द का वही अर्थ होगा जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में, अतः अपन 12 वाले को वरीयता दे सकते हैं। अनुच्छेद 36। इसके बाद में अपन ने देखा कि जो मूल अधिकार है उनकी प्रकृति किस प्रकार की थी? नकारात्मक थी। और इनकी किस प्रकार की है? सकारात्मक। अपन ने अनुच्छेद 13 में देखा कि मूल अधिकार वाद योग्य, लेकिन नीति निर्देशक यानी डीपी जो एसपी है वो वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। उसमें अपन ने देखा कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य है, लेकिन यहां पर मैं कह रहा हूं कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। मूल अधिकार वाद योग्य है, नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। ये बात है अनुच्छेद 37 में स्पष्ट लिखी है। यदि कोई व्यक्ति नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में कोर्ट में नहीं जा सकता है, जाकर ये नहीं कह सकता है कि मुझे सरकार ने या मुझे मेरे राज्य ने ये जो नीति निर्देशक तत्वों में ये बात लिखी हुई है जो उपलब्ध नहीं करवाई। इसका देखो कारण क्या है। यदि अपन संविधान को सही ढंग से पढ़े
तो संविधान निर्माताओं की जो वास्तविक मंशा थी, संविधान निर्माताओं की वास्तविक रूप से इच्छा क्या थी, किस प्रकार के राज्य का निर्माण करने की उनकी इच्छा थी, वो बात नीति निर्देशक तत्वों में स्पष्ट रूप से जाहिर होती है कि जो संविधान निर्माता थे, उन संविधान निर्माताओं की जो मंशा थी, उनकी जो इच्छा थी कि किस प्रकार का राज्य होना चाहिए भारत, वो सारी बात अपन को नीति निर्देशक तत्वों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। इसके पीछे कारण क्या है? अब देखो, जब देश आजाद हुआ उस समय देश की कंडीशन इतनी ठीक नहीं थी कि वो सारी सुविधाएं अपने नागरिकों को उपलब्ध करवा सके, लेकिन किया क्या कि भाई जैसे जैसे देश सक्षम होगा वैसे वैसे क्या करेगा, वो ये जो नीति निर्देशक तत्वों में जो बातें लिखी हुई वो अपने नागरिकों को प्रोवाइड करवाता रहेगा, उपलब्ध करवाता रहेगा। तभी जितनी भी अच्छी बातें हैं वो सारी की सारी नीति निर्देशक तत्वों में डाल दी गई। इसी कारण नीति निर्देशक तत्वों को कहा जाता है, कूड़ादान कहा जाता है, कि इसमें जितनी भी बातें थी वो सारी डाल दी गई। खैर कुछ भी हो, लेकिन इसमें उन सारी अच्छी बातों को डाला गया है जो कि राज्य से नागरिक है वो अपने राज्य से ऐसी अपेक्षा करते हैं कि मुझे मेरा राज्य है जो इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। अब उपलब्ध करवाएगा भाई, जैसे मान लो कि जब आजाद हुआ उस समय कंडीशन नहीं थी तो उस समय राज्य ये दे नहीं सकता, तो राज्यों के लिए डीपीएसपी में डाल दिया गया, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाल दिया गया कि आप जैसे सक्षम हो जाते हो तो अपने धीरे धीरे अपने नागरिकों को धीरे धीरे इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाने का काम आप करेंगे। तो इसके लिए ये व्यवस्था की गई। मान लो कि ये व्यवस्था नहीं होती, वाद योग्य होता, तो उसमें नागरिक कोर्ट में चले जाते कि आपने तो नीति निर्देशक तत्वों में ये बात लिखी है लेकिन मुझे तो ऐसा मिला ही नहीं, इसलिए ये वाद योग्य नहीं है, आप इनको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में अनुच्छेद 38 है। अनुच्छेद 38 में क्या है? राज्य सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। ध्यान रखना, ये प्रस्तावना में भी शब्द आए हुए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और ये अनुच्छेद 38 में भी है। राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध करवाएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध करवाएगा, यानी किस प्रकार के राज्य का निर्माण करेगा? एक लोक कल्याणकारी, किस प्रकार के राज्य का निर्माण करेगा? लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करने की बात अनुच्छेद 38 में है, वो कही गई है। इसके बाद में अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 में क्या कहा गया है कि राज्य क्या करेगा? महिलाओं व पुरुषों को अवसरों का यानी कार्यों के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। महिला व पुरुष दोनों को कार्य के लिए क्या करेगा? समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। कौन उपलब्ध करवाएगा? राज्य की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने नागरिकों में महिलाओं और पुरुषों के लिए कार्यों का समान अवसर उपलब्ध करवाएगा, यानी उनको समान रूप से कार्य देगा। इसके बाद में मानवीय व भौतिक, मानवीय व भौतिक संसाधनों का ऐसे आवंटन करेगा। राज्य मानवीय व भौतिक संसाधनों का ऐसे आवंटन करेगा जिससे अधिकतम लोगों को लाभ हो सके। यानी मान लो कि जैसे पानी की टंकी बनानी है तो वो क्या है? एक प्रकार का भौतिक संसाधन है। तो एक जगह तो मान लो कि ये कोई घर है और यानी ये कोई बस्ती है, इसमें 10 लोग रहते हैं, और दूसरी ये बस्ती है, इसमें 100 लोग रहते हैं। अब यहां पर गवर्नमेंट के पास में एक टंकी के पैसे है। अब यदि अपन मूल अधिकारों की दृष्टि से देखें तो भाई सबको अधिकार है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि मानवीय व भौतिक संसाधनों का ऐसे आवंटन करेगा जिससे अधिकतम लोगों को लाभ हो सके। तो टंकी कहाँ बनेगी? टंकी कहाँ बनेगी पानी की? यहाँ पर बनेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? अधिक लोगों को लाभ हो रहा है। तो मानवीय व भौतिक संसाधनों का, मान लो कि जैसे अस्पताल बनानी है, अस्पताल बनानी है मानवीय संसाधन है। अस्पताल बनानी है तो कहाँ बनाएगा? यानी डॉक्टर लगाना है तो कहाँ लगाएगा? एक जगह 100 आदमी है, दूसरी जगह 10 आदमी है, तो डॉक्टर कहाँ बैठेगा? जहां 100 आदमी है वहां पर बैठेगा। तो मानवीय व भौतिक संसाधनों का ऐसे आवंटन किया जाएगा जिससे क्या हो? अधिकतम लोगों का क्या होना चाहिए? लाभ होना चाहिए। साथ ही इसमें यह बात भी लिखी है कि आर्थिक संसाधनों का इकोनॉमिक सोर्स, आर्थिक संसाधनों का ऐसे आवंटन करेगा, कैसे? ऐसे आवंटन करेगा जिससे उनका क्या न हो? केंद्रीकरण नहीं हो, केंद्रीकरण नहीं हो।
आर्थिक जो संसाधन है उनका इस प्रकार से आवंटन करेगा राज्य जिससे उनका केंद्रीकरण नहीं हो, यानी जो इकोनॉमिक सोर्स है उनका क्या होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। आर्थिक संसाधनों का ऐसे आवंटन करेगा जिससे उनका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की राज्य क्या करेगा, व्यवस्थाएं करेगा। इसके अलावा राज्य महिलाओं व पुरुषों को जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करेगा। ऊपर अपन ने देखा कि समान अवसर उपलब्ध करवाएगा, और यदि महिला और पुरुष समान कार्य कर रहे हैं तो उनको वेतन भी क्या मिलना चाहिए, समान वेतन मिलना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था है जो राज्य करने का काम करेगा। इसके अलावा राज्य का यह कर्तव्य है कि अपने महिलाओं व पुरुषों को ऐसे कार्य करने से रोकेगा, महिलाओं व पुरुषों को ऐसे कार्य करने से रोकेगा जो उनके स्वास्थ्य की क्या हो, विपरीत हो। यानी जैसे अपन देखते हैं कि कई जगह ऐसे मार्केट बने हैं जहां पर इस प्रकार के कार्य चलते हैं जो स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक। तो राज्य की ये ड्यूटी बनती है कि इस प्रकार के लोगों को, इस प्रकार के कार्य चलाने वाले लोगों को या इस प्रकार के कार्य में लिप्त महिलाओं व पुरुषों को कार्य करने से रोके, क्योंकि वो उनके स्वास्थ्य की क्या है, विपरीत है। तो इस प्रकार से बहुत सारी सुविधाएं। फिर अनुच्छेद 39(1) के तहत राज्य क्या करेगा, अपने नागरिकों को विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगा। क्या करेगा, विधिक सहायता। एक तो ध्यान रखना है कि अनुच्छेदों में जितना भी कैपिटल में जो भी जुड़ा हुआ है वो किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। यानी मूल संविधान में कैपिटल लेटर में आने का मतलब है कि वो मूल संविधान में नहीं था, वो बाद में जोड़ा गया है, यानी किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। वैसे नीति निर्देशक तत्व है, इसमें अपन को इतना याद रखना है, नीति निर्देशक तत्वों में 3 अनुच्छेद जोड़े गए और तीनों के तीनों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। तो राज्य समान कार्य के लिए समान वेतन दिलवाएगा, महिलाओं व पुरुषों को समान कार्य के समान अवसर उपलब्ध करवाएगा, मानवीय व भौतिक संसाधनों का ऐसे आवंटन करेगा जिससे उनका मतलब अधिकतम लोगों को लाभ हो सके, आर्थिक संसाधनों का ऐसे आवंटन करेगा जिससे उनका केंद्रीकरण नहीं हो। इस प्रकार की व्यवस्थाएं अनुच्छेद 39 के तहत की गई है। साथ ही अनुच्छेद 39(a) में राज्य की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने नागरिकों को विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगा, यानी विधिक सहायता देने का काम है कौन करेगा, राज्य करेगा। इसके बाद में अनुच्छेद 40 में है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन की ओर कदम उठाएगा, यानी कि राज्य उस समय तो इतना सक्षम नहीं था कि भाई पंचायती राज है उसकी व्यवस्था शुरू कर सके, या उस समय कह सकते हैं कि नागरिक है वो भी इतने मतलब शिक्षित नहीं थे, इतना उनका बुद्धि का विकास नहीं हुआ था कि वो इस प्रकार की व्यवस्थाएं उनको सुचारू रूप से चला सके। लेकिन इसको नीति निर्देशक तत्वों में डाल दिया कि ताकि भविष्य में इस प्रकार से राज्य जैसे मतलब उसके नागरिक शिक्षित होंगे, उनकी बुद्धि का विकास हो जाएगा, उस समय राज्य इस प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाएगा। तो राज्य ग्राम पंचायतों के गठन की ओर कदम उठाएगा और बाद में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो नगर निकाय है और अपने ग्राम पंचायतें या ग्रामीण निकाय उन संस्थाओं की स्थापना की गई। इसके बाद में अनुच्छेद 41 में राज्य का यह कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों को शिक्षा, कार्य व लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा। क्या उपलब्ध करवाएगा, लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा। राज्य अपने नागरिक है उनके लिए शिक्षा की, कार्य की, लोक सहायता की, इस प्रकार की व्यवस्थाएं करने की ड्यूटी भी किसकी बनती है, राज्य की बनती है। इसके बाद में अनुच्छेद 42 में आता है कि न केवल राज्य की ये ड्यूटी बनती है कि वो कार्य उपलब्ध करवाए, बल्कि कार्य की क्या होनी चाहिए, मानवोचित दशाएं होनी चाहिए। जैसे मान लो कि भाई अपने जो बेरोजगार है वो सरकार से कार्य मांगे, तो वो सरकार को जाके बोले कि भाई हम बेरोजगार है, हमें कोई कार्य मिलना चाहिए। अब मान लो कि अपन को जैसे कोई B.Ed धारी है या जैसे मान लो कि ग्रेजुएट है या जो भी है, उनको जैसे कोई मतलब इस प्रकार का कार्य जो मानवीय दृष्टि से उचित नहीं है वो कार्य दे तो फिर वो ठीक नहीं है। तो न केवल राज्य कार्य देगा बल्कि राज्य कार्यों की क्या देगा, मानवोचित दशाएं उपलब्ध करवाएगा। मानवोचित दशाएं क्या करवाएगा, उन कार्यों की उपलब्धि करवाएगा। अनुच्छेद 42 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि न केवल राज्य कार्य देगा बल्कि कार्यों के लिए मानवोचित दशाएं होनी चाहिए। अब मान लो कि बेरोजगार है, उसने सरकार से जाके काम मांगा, काम मिल गया,
कार्य की मानवोचित दशाएं, यानी मानवोचित दशाओं में अपन कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लो कि वहां पर कार्यस्थल पर मिलने वाली सुविधाएं, जैसे मनरेगा के तहत कार्य करते हैं उनको पानी की व्यवस्था करनी उनके लिए, या उनके बैठने के लिए टेंट की व्यवस्था करना, तो वो मानवोचित दशाएं हो गई। अब कार्य मांगा, कार्य भी मिल गया, मानवोचित दशाएं, दशा भी अच्छी मिल गई, खाना पीना सब कुछ मिल गया। लेकिन यदि अपन को पैसे नहीं मिले तो वो काम चलने वाला नहीं है। तो अनुच्छेद 43 कहता है कि एक उचित जीवन निर्वाह राशि मिलनी चाहिए। अपन कोई कार्य करते हैं तो उसके बदले अपन को क्या मिलना चाहिए? पैसे मिलने चाहिए, वेतन मिलना जरूरी है। अनुच्छेद 43 कहता है कि न केवल आपको कार्य मिले बल्कि कार्य के साथ साथ क्या मिलना चाहिए आपको? कार्य के साथ साथ आपको उसे कर्मकार को क्या मिलना चाहिए? कार्य करने वाले को एक निर्वैध राशि मिलनी चाहिए। अपन जैसे मान लो कि कार्य करे उसके लिए बहुत ज्यादा राशि मांगे वो अलग बात है, वो तो नहीं हो सकता, लेकिन मतलब एक उचित राशि है वो लोगों को मिलना जरूरी है। तो ये थे अनुच्छेद 43 में। एक अनुच्छेद 43A जोड़ा गया जो 42वें संविधान संशोधन से ही जोड़ा गया है। उसमें मतलब किसी फर्म की स्थापना की जाती है तो ये ड्यूटी बनती है कि मजदूरों से उसमें क्या ली जाए? राय ली जाए या सलाह ली जानी चाहिए। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, काफी चर्चित भी है। नाम है इसका UCC, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता। एक देश में रहने वाले जब नागरिक समान है तो उनके ऊपर उनको फॉलो करवाने वाले कानून भी क्या होने चाहिए? एक समान होने चाहिए। अब पहली बात तो ये कि इसको DPSP में क्यों डाला गया? क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों में तो वो बातें लिखी है जो राज्य भविष्य में करेगा। तो इनमें ऐसी क्या समस्याएं थी कि भाई भविष्य में करवाया जाए, जब संविधान लागू हुआ तब क्यों नहीं करवाएगा? तो इसका तो कारण ये, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि लोग इतने एजुकेटेड नहीं है, इतने उनकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है कि उन बातों को उस समय वो समझ नहीं पा रहे थे सारी की सारी बातें। और एकदम मतलब अचानक यदि इतना परिवर्तन किया जाए तो ज्यादा परिवर्तन मतलब क्रांति। तो इस समय इसलिए इनको कहाँ डाला गया? नीति निर्देशक तत्वों में डाला गया। क्योंकि जो संविधान निर्माता थे उनको भी इन बातों का ध्यान था कि इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन उस समय की जो कंडीशन थी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हो नहीं पा रहा था। इसलिए जो संविधान निर्माता में जो कुछ मतलब इन वर्गों से, अल्पसंख्यक वर्गों से और से सम्मिलित थे, उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, अभी इनको लागू मत कीजिए। यदि अभी लागू करेंगे तो लोगों को अभी इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो समझ नहीं पाएंगे और वो मतलब कोई दूसरे रास्ते पर निकल जाएंगे। इसलिए इनको आप क्या कर दीजिए, एक बार नीति निर्देशक तत्वों में डाल दीजिए। जैसे जैसे उनकी बुद्धि का विकास होगा, वो शिक्षित होंगे, वो मतलब इन बातों के जानकार होंगे, तब वो धीरे धीरे इन बातों को अपने आप ग्रहण करते रहेंगे। अब देखो, समान नागरिक संहिता का मतलब है कि सभी लोगों पर यानी सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू होने चाहिए। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि 98% मामले में समान नागरिक संहिता लागू है। समान नागरिक संहिता जो है वो क्या है? लागू है। ठीक है। 98% मामले में समान नागरिक जो संहिता है वो क्या है? लागू है। मतलब 98% मैटर में तो लागू है। तो बात बची कितनी? 2% की कि कुछ ऐसे कानून हैं जिनमें ये समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। अब वो बचे हुए कौन से पार्ट है? बचे हुए पार्ट है जैसे मुसलमानों की विवाह से संबंधित, उनकी तलाक, मुसलमानों की विवाह, तलाक, या इस प्रकार की जो गोद लेने वाली प्रथा है, इनसे संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं उनमें क्या है? थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उनमें सुधार होना चाहिए, ये बात है। बाकी तो लगभग हर जगह लागू है। अब देखो, जो डिफरेंट है वो है कहां पर है? हिंदू एक व्यक्ति एक ही विवाह कर सकता है। एक व्यक्ति क्या कर सकता है?
एक ही विवाह कर सकता है। हिंदू एक व्यक्ति एक विवाह कर सकता है, और यानी एक विवाह का मतलब है एक पत्नी रख सकता है। कितनी पत्नी रख सकता है? एक पत्नी रख सकता है। और अभी तो समस्या ये चल रही है कि भारत का लिंगानुपात 943 है, तो 57 तो एक पत्नी में भी गड़बड़ी है। और राजस्थान में तो और भी थोड़ी सी कंडीशन गड़बड़ है, 928 है, तो 72 के लिए तो एक पत्नी का ही थोड़ा सा आगे गड़बड़ मामला है। खैर देखिए, मुस्लिम जो वर्ग है, मुस्लिम वर्ग है एक व्यक्ति, कितने व्यक्ति? एक व्यक्ति कितनी पत्नियां? 4 पत्नियां रख सकता है। कितनी पत्नियां रख सकता है? 4 पत्नियां रख सकता है। यह व्यवस्था की गई। अब इसका कारण क्या था? कारण यह था कि जो पहले जो हिंदुओं के लिए कानून बने हुए थे वो अलग थे, मुसलमानों के लिए जो कानून बने हुए थे वो अलग थे। अब हिंदुओं के जो कानून है उनमें तो लगातार क्या हो रहे थे? सुधार हो रहे थे, और जो हिंदू वर्ग के लोग थे वो उस सुधार को मतलब स्वीकार कर रहे थे कि हाँ कुछ सुधार होना चाहिए। जैसे मतलब दास प्रथा पर रोक लगाना, डाकन प्रथा पर इनको हटाना, सती प्रथा को समाप्त करना, इनमें कहीं ना कहीं जो हिंदुओं के जो लोग थे वो भी सम्मिलित थे कि भाई हाँ इस प्रकार की व्यवस्था है वो होनी चाहिए। और एक प्रकार से देखे तो एक व्यक्ति की एक पत्नी होनी चाहिए, ये भी बात ठीक ही थी, और हिंदुओं में इस प्रकार की व्यवस्था लागू की गई। ठीक, हिंदू महिलाएं तो खुश थी कि ठीक है एक पति एक पत्नी, कोई समस्या नहीं। अब मुसलमानों में क्या हुआ? एक व्यक्ति 4 विवाह कर सकता है। अब देखो, यदि इसे की अपन कंडीशन देखे तो आंदोलन करना किसको चाहिए था भाई? जो ऊपर की व्यवस्था अपन देखे तो आंदोलन करना किसको चाहिए था? आंदोलन करना चाहिए था मुस्लिम महिलाओं को। मुस्लिम महिलाओं को मांगना चाहिए था कि हमें हिंदू महिलाओं के समान अधिकार दिया जाना चाहिए। हिंदू महिलाओं में तो एक व्यक्ति एक ही पत्नी रख सकता है, तो फिर हमारे एक व्यक्ति 4 पत्नियां कैसे रख सकता है? करना किसको था? महिलाओं को करना। हुआ उल्टा, इसका क्या हुआ? उल्टा हुआ। कैसे उल्टा हुआ? ये हुआ कि जो हिंदू पुरुष थे, हिंदू पुरुष, उन्होंने क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया कि भाई ये क्या कर दिया? अंग्रेज मुसलमानों के लिए तो एक व्यक्ति है वो 4 पत्नियां रख सकता है, और हम एक ही पत्नी, ये तो गलत हुआ, ये तो हमारे साथ में भेदभाव किया जा रहा है। हुआ उल्टा कि हिंदू पुरुषों ने इसका क्या कर दिया? विरोध कर दिया। खैर स्थिति वर्तमान में यही है कि मुसलमान में एक व्यक्ति 4 पत्नियां रख सकता है। अब इनकी जो तलाक की व्यवस्था है उसमें भी, तलाक की व्यवस्था में भी कोई ज्यादा नहीं है, मतलब इद्दत की अवधि तक उसका भरण पोषण किया जाए। इद्दत की अवधि मतलब 2-3 महीनों का, 3-3.25 महीने का टाइम होता है, तब तक उनका भरण पोषण किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो अनुच्छेद 44 से समान नागरिक संहिता से संबंधित है, इसमें लगभग तो समान नागरिकता है, लेकिन जो मुस्लिम विवाह है, तलाक है, इस प्रकार की जो गोद लेने की प्रथा है, इनमें थोड़ा सा आगे मतलब वो समानता की कोशिश की जा रही है कि पूरे भारत के लिए एक प्रकार की व्यवस्था। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, गोवा भारत का एकमात्र राज्य है, गोवा एकमात्र राज्य है जिसमें UCC लागू। एक बात और भी ध्यान रखना, डायरेक्ट पूछा जा सकता है UCC का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो ध्यान रखना अनुच्छेद 44 से। दूसरी बात, UCC का पूरा नाम पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इसका तो अपन हिंदी वाले से देखे तो थोड़ा सा के गड़बड़ रहता है, क्योंकि अपन समान को वैसे कॉमन लेते हैं, लेकिन UCC का मतलब है समान नागरिक संहिता। UCC एक्ट कौन सा है? अनुच्छेद 44। तो ये था अपना अनुच्छेद 44। इसके बाद में आर्टिकल 45, अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। व्यवस्था यानी DPSP में जितनी भी बातें हैं ना, उनमें यह लिखा हुआ कि भविष्य में ऐसा राज्य करेगा। 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए राज्य की ये ड्यूटी बनती है कि वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अब हुआ ये कि अपन ने 86वें संविधान संशोधन 21 नवंबर 2002 के द्वारा ये काम कर दिया। ये काम कर दिया, जो काम हो गया उसका नीति निर्देशक तत्वों में कोई वैल्यू नहीं बची। तो अब इसकी जगह कर दिया वर्तमान में 0 से 6 वर्ष के जो बालक है उनके लिए प्री प्राइमरी एजुकेशन, प्री प्राइमरी एजुकेशन यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा
साथ ही साथ और किसकी, पोषण की व्यवस्था करेगा राज्य। जैसे आजकल आंगनबाड़ी में जो मतलब बच्चों को पढ़ाया भी जाता है और वहाँ पर उनको खाने के लिए भी जो मतलब उच्च पोषण वाला है उनको भोजन करवाया जाता है, मतलब उनको पोषण स्तर सुधारने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था है। अब वर्तमान में इस प्रकार की है, मूल संविधान में ये बात थी, ठीक है। तो अनुच्छेद 45 के तहत है वो राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46 में क्या व्यवस्था की गई है कि राज्य दुर्बल वर्गों के लिए, राज्य दुर्बल वर्गों के लिए और SC ST व दुर्बल वर्ग, इसमें इस प्रकार की शब्दावली ध्यान रखना, राज्य SC ST व दुर्बल वर्गों के लिए अर्थ व शिक्षा संबंधी व्यवस्था करेगा। राज्य SC ST व दुर्बल वर्गों के लिए अर्थ व शिक्षा संबंधी व्यवस्था करेगा। अर्थ व शिक्षा का मतलब है एक तो क्या देगा राज्य, शिक्षा देगा, दूसरा क्या देगा राज्य, अर्थ यानी पैसे देगा। किन वर्गों को देगा, SC यानी शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब्स और दुर्बल वर्ग यानी कमजोर वर्गों के लिए। और जो सामान्य वालों को जो 10% आरक्षण दिया गया है, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी आर्थिक पिछड़ापन के आधार, उसका आधार भी कौन सा है, ये अनुच्छेद 46। इसमें देखो लिखा क्या है, SC ST व दुर्बल वर्गों, क्या लिखा है, दुर्बल वर्गों यानी जो कमजोर है उनके लिए क्या करेगा, शिक्षा व अर्थ संबंधी व्यवस्था करेगा, यानी शिक्षा भी देगा और उनके लिए क्या करेगा, अर्थ यानी उनको जो छात्रवृत्ति वगैरह देने का काम है वो भी किया जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था किसमें है, अनुच्छेद 46 में। इसके बाद अगला है अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में लिखा हुआ है कि राज्य क्या करेगा, 3 बातें लिखी है अनुच्छेद 47 में। राज्य क्या करेगा, लोगों का पोषण स्तर सुधारेगा, पोषण स्तर सुधारेगा, जीवन स्तर सुधारेगा, पोषण स्तर, जीवन स्तर और स्वास्थ्य में क्या करेगा, राज्य सुधार करेगा। पोषण स्तर सुधारेगा यानी राज्य का यह कर्तव्य है कि अपने नागरिकों को वो पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाए। किस प्रकार का भोजन उपलब्ध करवाए, पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाए। जीवन स्तर यानी उनकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें क्या करे, सुधार करे, भाई अच्छा भोजन मिले, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे जो निःशुल्क दवा योजना वगैरह है वो भी अनुच्छेद 47 के तहत ही प्रोवाइड करवाई जाती है। जैसे वर्तमान में 712 प्रकार की निःशुल्क दवा है वो दी जाती है। और जीवन स्तर में सुधार करेगा यानी राज्य के लोगों के जो रहन सहन है, जैसे अपन कह सकते हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बन रहे या अन्य जिन योजनाओं के तहत मकान बन रहे, तो वो कहीं ना कहीं का क्या हो रहा है, अपने जीवन में क्या हो रहा है, सुधार। भाई मान लो कि पहले अपन कच्चे घरों में रह रहे थे, बाद में सरकार की योजनाओं के तहत मकान बनाए जा रहे, तो अपन मकानों में रहने लगे, तो अपने जीवन स्तर में कुछ ना कुछ सुधार हुआ। पोषण स्तर जैसे विद्यालयों में जो MDM के तहत खाना दिया जाता है, बच्चों को पौष्टिक भोजन दिया जाता है, तो उससे उनका जो पोषण स्तर है वो भी सुधर है। स्वास्थ्य राज्य जैसे निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध करवाएगा, साथ ही साथ और क्या करेगा, स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य क्या करेगा, मादक पदार्थों के सेवन पर, मादक पदार्थों के सेवन पर राज्य क्या लगा सकता है, रोक लगा सकता है। मादक पदार्थ जैसे नशीले जो भी पदार्थ है उन पर राज्य क्या लगा सकता है, रोक लगा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था अनुच्छेद 47 में की गई। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 में क्या व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद 48 में व्यवस्था की गई है कि राज्य कृषि व पशुपालन में उन्नत तकनीक का प्रयोग करेगा या उन्नत तकनीक लेके आएगा। यानी राज्य की ये ड्यूटी बनती है कि कृषि व पशुपालन के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आएगा, उन्नत तकनीक लेके आएगा, जिससे यानी कृषि ज़्यादा से ज़्यादा हो, पशुओं की नस्ल में सुधार किया जा सके, अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्यान्न वो उपलब्ध करवाया जाए, अच्छे पशु है जैसे मतलब क्रॉस प्रजनन वगैरह से पशुओं की नस्ल में सुधार किया जाए। साथ ही यहाँ पर स्पष्ट रूप से गोवध को क्या किया गया है, निषेध किया गया है, यानी गायों के वध करने पर रोक लगाई गई है अनुच्छेद 48 में। एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ सेकंड ग्रेड के साहित्य जीके के पेपर में था कि गोवध पर रोक लगाई गई अनुच्छेद किसके तहत। एक तो 48 है, अब मैं अगला अनुच्छेद बताता हूँ उसके बाद में इनको दोनों का देखेंगे। 48A
48A है, जैसे मैंने कहा कि नीति निर्देशक तत्वों में 3 अनुच्छेद जोड़े गए, 39A, 43A और 48A, तीनों की तीनों 42वें संविधान संशोधन है 1976 के द्वारा जोड़े गए। तो 48A में क्या बात लिखी है कि राज्य वन्य जीवों व पर्यावरण का संरक्षण करेगा। अपन जनरली क्या है, थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें देखो लिखा हुआ है राज्य कृषि व पशुपालन, ठीक है, इसमें लिखा वन्य जीवों व पर्यावरण। अब पूछा किसका था, गाय का पूछा था। अब देखो इसमें स्पष्ट रूप से किसी का नाम नहीं लिखा, लेकिन अब वन्य जीवों के तो यहाँ के जीवों की हत्या पर रोक लगाई गई, तो ज्यादातर ने आंसर 48A दे दिया, जबकि वास्तव रूप में 48A क्या है, गलत है। क्योंकि देखो वन्य जीव, गाय वन्य जीव में नहीं आता, गाय किस में आता है, पालतू पशु में आता है। और इसमें अनुच्छेद 48 के तहत है जो पशुओं के वध पर रोक, ऐसा लिखा हुआ है कि पशुओं के वध पर रोक, लेकिन इस विशेष तौर से किसके बारे में बात कही गई है, गोवध निषेध के रूप में बात की गई है। अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49 है, इसमें राज्य जो राष्ट्रीय स्मारक वगैरह है उनका क्या करेगा, संरक्षण करेगा। जैसे मान लो कि कोई प्राचीन गढ़ है, किले है, मंदिर है, या कोई मान लो कि जैसे भवन वगैरह जो भी है, जो स्मारक है, जो राष्ट्रीय प्रतीक है, उनका क्या करेगा, राज्य की ये ड्यूटी है कि उनका संरक्षण करेगा। जैसे जैसे मतलब संबल होता जाएगा, राज्य उनका संरक्षण है वो बढ़ाता जाएगा। अनुच्छेद 39 के तहत राज्य स्मारकों का, राष्ट्रीय स्मारकों का क्या करेगा, संरक्षण करेगा। अनुच्छेद 50, नाम है 50-50 और काम है 50-50। कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है उनके कार्यों का इसमें क्या किया गया है, बंटवारा किया गया है, स्पष्ट रूप से डिवाइडेशन किया गया है। कि अब देखो कार्यपालिका और न्यायपालिका कार्य यदि अपन देखें तो अलग ही है भाई, कहाँ इसमें एकता है। लेकिन कुछ स्तर पर ऐसे, जैसे मान लो कि प्रारंभ में ऐसा पॉसिबल नहीं था कि भाई इनको अलग अलग दो व्यक्तियों को नियुक्त करके ये काम, क्योंकि उस समय राज्य की जो कंडीशन थी वो थोड़ी सी डामाडोल थी, इसलिए एक ही व्यक्ति से दोनों कार्य करवाया जा रहा था। और ऐसा राज्य से ऐसी अपेक्षा की गई कि जैसे जैसे भविष्य में वो संबल होगा, वैसे वैसे जो जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव जो कार्य है, जो कार्यकारी और न्यायिक कार्य है, उनका क्या कर देगा, स्पष्ट रूप से डिवाइडेशन कर देगा। इसके बाद में जो अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 51 में है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौतों को क्या देगा, बढ़ावा देगा। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो शांति वगैरह है वो बनाए रखने में राज्य क्या करेगा, ऐसी राज्य से उम्मीद की गई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखने में राज्य है वो सहयोग करेगा। तो इस प्रकार से ये अपने नीति निर्देशक तत्व थे भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। अब छोटा सा 5-6 मिनट का टॉपिक और बचा है, मौलिक कर्तव्य। अगला अपन देखते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य में देखो पहली बात तो ये, मूल संविधान में कितने थे मौलिक कर्तव्य, मूल संविधान में तो 0 थे ही नहीं। इसके बाद में जोड़े कब, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितने जोड़े, 10 जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 जोड़े गए। कहाँ से लिए गए, USSR से लिए गए। किस समिति की सिफारिश पर लिए गए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको अपने संविधान में जोड़ा गया। तो पहली तो बात ये ध्यान रखने, मूल संविधान में यदि पूछा जाए तो बिल्कुल थे ही नहीं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने जोड़े गए, 10 जोड़े गए। कहाँ से लिए गए, USSR से लिए गए और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर है जो मौलिक कर्तव्य अपने संविधान में शामिल किए गए। अब बात करें यदि वर्तमान की, तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसका मतलब ये हुआ 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है, 11वां मौलिक कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष के बालकों को
6 से 14 वर्ष के बालकों को राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष के बालकों को राज्य द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि अपने बच्चों को इसका अवसर दे या इसका मौका दे। यानी प्रत्येक माता पिता का ये मौलिक कर्तव्य बनता है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बालकों को राज्य द्वारा जो निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाए जा रही वो लेने का अवसर प्रदान करे। ये 11वां मौलिक कर्तव्य है जो अपने संविधान में अपने मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया। अब देखो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य में कुछ अपन देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं कि जैसे संवैधानिक आदर्शों का सम्मान करे, संवैधानिक आदर्शों का क्या करे, सम्मान करे। और मतलब जैसे संवैधानिक आदर्शों में इसके बाद में संवैधानिक संस्थाएं हैं, राष्ट्रगान है, राष्ट्र ध्वज है, इनका क्या करना चाहिए, अपन को सम्मान करना। ध्यान रहे राष्ट्रगीत का उल्लेख नहीं है, राष्ट्रगीत का उल्लेख नहीं है मौलिक कर्तव्य। और क्यों नहीं है, इसके पीछे एक छोटा सा कारण है कि ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रगीत है किसी धर्म विशेष की थोड़ी सी हिमायत करता है, इस कारण से राष्ट्रगीत को है जो मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय आदर्शों को राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में सजो कर रखना। हृदय में सजो कर रखने मतलब आप अब ये मत कहना कि भाई जैसे कि मेरे पास में तो हृदय एक ही है और मैंने तो पहले से ही किसी को सजो कर रखा है, तो वो बात अलग है। फिर भी थोड़ी सी एक है क्योंकि हृदय बहुत बड़ा होता है, थोड़ा सा कोने में किसी को जगह दी जा सकती है। तो हृदय में सजो कर रखने से मतलब है कि यानी अपने मन में उनके प्रति क्या होना चाहिए, जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श है उनके प्रति हमारे मन में क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। इसके अलावा देखो जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, अपना कैसा होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना कि जो शब्द डालेगा कि कौन सा नहीं है वो इनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, इसलिए इनका थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्या इसमें दे सकते। वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए, ज्ञानार्जन करता रहना चाहिए। व्यक्ति को क्या करता रहना चाहिए, ज्ञानार्जन, यानी लगातार हमें सीखते रहना चाहिए, अच्छी बातें सीखते रहना चाहिए। उन सारी की सारी प्रथाओं का त्याग करना चाहिए जो महिलाओं के सम्मान के विपरीत हो। महिलाओं के सम्मान के विपरीत जो बातें हैं, विपरीत बातों का हमें क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। यानी उन सारी बातों को हमें छोड़ देना चाहिए जिससे महिलाओं के सम्मान को कोई ठेस पहुंचती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए रखना, ज्ञानार्जन करना, वन्य जीवों, झीलों, नदियों, ये शब्द सारे लिखे हुए, ध्यान रखना। वन्य जीवों, वन, झीलों व नदियों, नदियों का हमें क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। वन्य जीवों, झीलों, नदियों आदि का क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। हमें लगातार किस ओर बढ़ना चाहिए, उत्कर्ष की ओर बढ़ना चाहिए। उत्कर्ष का मतलब है कि हमें लगातार क्या होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए। हमें लगातार मतलब उच्चता की ओर बढ़ना चाहिए। ये इस प्रकार के कुछ मौलिक कर्तव्य हैं जो नागरिकों के दिए हुए हैं। हालांकि इसमें एक दो और शामिल होना चाहिए था मौलिक कर्तव्य, जैसे प्रत्येक मतलब नागरिक के लिए वो मत का प्रयोग करना वगैरह, हालांकि वो करते नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन इस प्रकार की इसमें व्यवस्थाएं की गई है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 जोड़े गए, यूएसएसआर से लिए गए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर लिए गए। 11वां मौलिक कर्तव्य आपके ध्यान में है। किस प्रकार मौलिक कर्तव्य हैं, जैसे राष्ट्रीय आदर्शों को प्रेरित करने वाले जो संस्थाएं हैं, आदर्श है, उनको हृदय में संजोए रखना, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले तथ्यों को हृदय में संजो कर रखना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए रखना,
यानी दकियानुसी बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञानार्जन करता रहना चाहिए। महिलाओं के सम्मान के विपरीत जो बातें उनका त्याग, जो प्रथाएं हैं या बातें हैं, यदि बातों की जगह अपन ये भी लिख सकते हैं, जो प्रथाएं हैं उनका क्या करना चाहिए, हमें त्याग करना चाहिए। वन्य जीवों, वन्य झीलों, नदियों आदि का संरक्षण करना चाहिए। जो राष्ट्रीय स्मारक है उनका हमें क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। लगातार व्यक्ति को है जो उत्कर्ष की ओर बढ़ते रहना चाहिए, यानी लगातार व्यक्ति को क्या होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये अपनी क्लास है जो यहीं पे समाप्त होती है।